एक और टॉपिक पर मैंने हमेशा से सोचा था जब आप मिलेंगे तो मैं ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि आप कई इंटरव्यूज़ में जिक्र करते हैं बट सिर्फ टच होता है वो टॉपिक। मैं एक ओशो फॉलोअर हूँ, ओशो सन्यासी हूँ इनफैक्ट मैं। अच्छा। हाँ, मैंने ओशो सन्यास लिया हुआ है, मेरी माँ भी। ओशो का आपने जिक्र किया, तो वो आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे आए? तब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, 17 साल का था, और ये बात है 1990 की। 1990 में ही ओशो की मृत्यु हुई थी। मृत्यु शब्द आपको छुप तो नहीं रहा, क्या बोलते हैं? नहीं, हम लोग उसमें थे। हाँ, ओशो ने शरीर छोड़ा था। शरीर छोड़ा है ना। तो उस समय बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में वो थे। 17 साल के बच्चे के मन में जिज्ञासाएं वैसे भी ज़्यादा होती हैं, ऊपर से जब ये सुन ले कि वो सेक्स गुरु टाइप के आदमी थे तो जिज्ञासाएं बढ़ भी जाती हैं। तो हुआ ये कि मैं एक यात्रा पे मध्य प्रदेश गया हुआ था। शायद ये 1-2 साल बाद की बात है, 18-19 की उम्र की बात है। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट था, उसमें सिलेक्शन हुआ था। तब छत्तीसगढ़ बना नहीं था। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे जनजातियों के इलाकों में जो पानी की सप्लाई हो रही थी, राजीव गांधी पेयजल मिशन था, उसको ऑडिट करना था कि वो सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा भी हो गया था, मैं उसमें गया था। तो वहाँ मैं 1 महीना रहा मध्य प्रदेश में, जो आजकल छत्तीसगढ़ है। तो इन सब में क्या था कि हमें गेस्ट हाउस मिलता था और हम पूरा दिन जंगलों में, आदिवासी इलाकों में जाके उन आदिवासियों से बात करते थे, मिलते थे, समझते थे कि जो वायदा था पानी को लेके हुआ कि नहीं पूरा। अब शाम को 7-8 बजे फ्री होते थे, सुबह 8-9 बजे निकलना है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम बहुत मिला। तो संयोग से मैं जब आया दिल्ली से तो ओशो की 1-2 किताबें मेरे पास थी, लाइब्रेरी में मैंने रख ली थी साथ में। तो उस पूरे 1 महीने में मैंने ओशो को ठीक से पढ़ा। और मेरी पढ़ने में रुचि बहुत ज़्यादा रहती नहीं थी, मैंने आपको बताया भी, मेरा उस समय शौक इलेक्शन लड़ने का ज़्यादा था। पर मुझे पहली बार जो किताबें पढ़ के लगा कि पढ़ना एक खूबसूरत चीज़ है, वो ओशो की ही किताबों से लगा। क्योंकि उनकी बातें बहुत रीजनिंग वाली होती हैं, रैशनल होती हैं। तो जिसको बोलते हैं बह जाना, तो मैं बह गया था उनके साथ। मुझे लगा कि इससे परे तो अंतिम सत्य हो ही नहीं सकता। 17 की उम्र में अंतिम सत्य बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन बाद में फिर ये भी होता है कि आपको लगता है कि नहीं, कुछ और भी, कुछ और भी, कुछ और भी। तो ओशो को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे एक नॉन सीरियस, नॉन एकेडमिक व्यक्ति से एकेडमिक क्यूरियोसिटी वाला व्यक्ति बनाने में जो टर्निंग पॉइंट है वो ओशो है। उसके बाद फिर मैंने सवाल पूछने शुरू कर दिए ओशो को पढ़ने के बाद, हर चीज़ पे पूछे। तब मैं जहाँ रहता था वो एक आरएसएस के ग्रुप का एक हॉस्टल था, फिर मुझे वहाँ भी सवाल दिमाग में आने लगे। मेरे कॉलेज में कई दोस्त लेफ्टिस्ट थे, उनसे भी सवाल पूछने लगा। तो धीरे धीरे मैंने पाया कि कोई विचारधारा ऐसी है नहीं जहाँ टिका जा सके। सबसे अच्छी बातें लेते रहो, किसी से जंजीर बांधने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, उसके बाद मैंने फ़िलासफ़ी में लगभग सारे थिंकर्स को पढ़ा, भारत में, पश्चिम में भी, सोशियोलॉजी को पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा। तो जैसे जैसे आप बहुत लोगों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका चीज़ें और समृद्ध होती हैं, दिमाग खुलता जाता है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ओशो का फॉलोअर हूँ या सिर्फ ओशो ने मुझे बनाया है, लेकिन पहला स्थान उन्हीं का रहा है और अभी भी ठीक ठाक है। और उनके कई थॉट्स मुझे प्रभावित करते हैं आज भी। मेडिटेशंस नहीं किए? मेडिटेशन मैंने अब शुरू की है कुछ करना, पहले मैं कभी नहीं कर पाया था, कोशिश की तो भी नहीं हुआ था। अभी 1-2 महीने से मैंने आजकल ध्यान प्राणायाम करना शुरू किया है। अच्छा। और मैं लगभग रोज 30-40 मिनट, मतलब किसी हाँ, एक हमारी टीचर हैं जो घर पे आती हैं, वो घर के सब मेंबर्स के लिए हैं। अच्छा। तो मैं लगभग नियम से प्राणायाम तो आजकल रोज करता हूँ। अच्छा। ध्यान के बिंदु तक एग्जैक्टली नहीं पहुँच रहा हूँ, लेकिन कभी कभी रियलाइज होता है कि हाँ, मैं उसके आसपास पहुँच रहा हूँ। अच्छा। और मेरी इच्छाओं में से, मतलब विश लिस्ट में एक तो है कि मैं विपस्सना करूँ। 2-3 साल से सोच रहा हूँ, कर नहीं पाया हूँ। ओशो का जो ध्यान है वो बहुत ही रोचक है। मैंने एक बार, डायनामिक ज़्यादा है, डायनामिक है ना। एक बार श्री रविशंकर जी वाला जो है द आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने बहुत पहले 20 साल पहले वो कोर्स एक बार किया था, 7 दिन का, सोहम वाला जो सुदर्शन क्रिया होती है। तो मेरे आसपास सब लोगों का मेडिटेशन बढ़िया से हो गया था, मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मैं दिमाग बहुत चला रहा था। जब दिमाग बहुत चलाते हैं फिर वो मतलब सहज हो ही नहीं पाते, तो मुझसे नहीं हो पाया था। अब मुझे लगता है कि मैं उस भाव भूमि पर हूँ कि शायद मैं ध्यान कर पाऊंगा। तो ओशो का डायनामिक मेडिटेशन जो है, मुझे लगता है कि जैसे रविशंकर जी का है, तो वो बहुत इजी है किसी नए आदमी के लिए, क्योंकि म्यूजिक के रिदम पे हो जाता है। सारा खेल इस बात का है कि आपका पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए।
अब किसी को ये कहना कि इस चीज़ को देखो तो वो बहुत आसान नहीं होता है। रिदम पे फोकस करना आसान है, तो सोहम के साउंड की स्पीड और आवृत्ति बढ़ने से ध्यान लगाना। आपने देखा सोहम वाला कैसे एक बार होता है किया ना? है हाँ। इनफैक्ट मैंने। तो उसमें क्या होता है, कभी धीरे बोलेंगे, कभी तेज़ बोलेंगे, इतना तेज़ रिपीट करेंगे, स्लो रिपीट करेंगे, उससे होता ये कि आप उसी में खो जाते हैं कि धीरे है कि तेज़ है, तो ध्यान फोकस हो गया आपका। ओशो का तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हालांकि मैंने किया नहीं। ओशो का मुझे लगता है बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि डायनामिक मेडिटेशन मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसमें जो रेचन होता है ना सुबह पूरा निकाल दो, अब जो उसका सेकंड पार्ट शायद वो होता है मेरे ख्याल से, भयानक होता है वो। क्योंकि बहुत तेज़ सांस लेने से क्या होता है कि एक तो दिमाग बैठने लगता है, जो कैथारसिस या विरेचन या रेचन कहेंगे, उसमें मेरे ख्याल से चिल्लाने वाला होता है कि चीखो चिल्लाओ। कुशन्स रहते हैं वहाँ पे कि आपको कुशन को किसी पे गुस्सा है तो फाड़ दीजिए। एक फिल्म आई थी, अच्छा, वाइल्ड वेस्ट की, लाइफ इन मेट्रो, उसमें इरफान खान जो नायिका है फिल्म की, उसको एक टंकी की छत पे ले आते हैं और बोलते हैं बहुत जोर से चिल्लाओ, और चिल्लाने से उसको जो कैथारसिस की फीलिंग आती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी फीलिंग्स वहाँ आती होंगी। तो डायनामिक मेडिटेशन हो या उनका कुंडलिनी वाला हो, मैंने उनको पूरा प्रोसेस पढ़ा है। कुंडलिनी का ये शाम का टाइम होता है, टाइमिंग्स भी हैं सबके। अच्छा। कि डायनामिक आपको सुबह 5 से 6-7 बजे तक करना है मैक्सिमम। कुंडलिनी नॉर्मली जब कैंप में हम लोग जाते हैं तो ये 4-5 बजे लंच के 2-3 घंटे बाद कराया जाता है। एक नाद ब्रह्म होता है, वो पता नहीं आपको? नाद ब्रह्म तो माय गॉड, उसमें आधा घंटा सिर्फ हमिंग जैसे हम लोग करते हैं, और उसके बाद बहुत भ्रामरी की तरह, लेकिन उसमें कान बंद नहीं करने थे। और अगले 2 चरण में हाथ इतने धीरे, तो मैं जब शुरू में गई तो मैंने ऐसे मुझे लगा घुमाना ही है, तो उन्होंने कहा आपका माइंड बहुत ज़्यादा ही भाग रहा है, तो उसको इतना स्लो कर देना है कि पता ही ना चले कि हाथ मूव कर रहा है। मतलब हाउ स्टेबल, कितना आप स्टिल हो सकते हो, उसकी एक प्रैक्टिस है। पर जो आपने विपश्यना का जिक्र किया ना, वो एक मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी कि ओशो कहते थे विपश्यना उस समय शुरू हो चुका होगा, बोले विपश्यना तो सबको शांत कर दिया, अब अंदर तो भरा हुआ है गुस्सा, नफरत किसी के प्रति या दुख, वो बिल्कुल जैसे सोडा बॉटल पे आपने कॉर्क लगा दिया तो वो बुलबुले तो अंदर रह गए। तो वो हमेशा कहते थे कि विपश्यना करना है तो पहले 21 डायनामिक, हाँ, ये बात भी ठीक है, जो निकालना है जब निकल जाएगा तब शांत बैठ पाओगे। बट 21 दिन डायनामिक अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फर्क पता चलेगा। नहीं, जितना मैंने उसका सिस्टम पढ़ा, मुझे लगता है कि वो शायद 2-3 दिन में ही रियलाइज होना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, मेरी मतलब आगे की योजनाओं में मेडिटेशन में सिद्धहस्त होना भी है।